श्रीलंका अपने इतिहास के सबसे बुरे आर्थिक दौर से गुजर रहा है, लेकिन शनिवार को श्रीलंका में जो कुछ हुआ उसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। शनिवार को श्रीलंका में कुछ ऐसा हुआ जिसकी पृष्ठभूमि तो महीनों से तैयार हो रही थी, लेकिन शायद ही किसी ने कल्पना की होगी कि नाराज लोग राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री के निजी आवास में घुस जाएंगे, राष्ट्रपति भवन के अंदर दाखिल होकर तोड़फोड़ करेंगे और पीएम के निजी आवास को आग लगा देंगे। लेकिन ये सब कुछ कल श्रीलंका में हुआ। शनिवार को आम लोगों ने संभवतः पहली बार यह भी अनुभव किया कि राष्ट्रपति कैसे रहते हैं, उनके महल में किस किस तरह की सुविधाएं होती हैं। श्रीलंका के इतिहास में यह पहली बार हुआ जब सरकार और उसकी नीतियों से नाराज चल रहे लोग राष्ट्रपति भवन में दाखिल हो गए। सिर्फ राष्ट्रपति भवन में ही नहीं, उन्होंने वहां के चप्पे चप्पे को देखा, लगभग हर कमरे में दाखिल हुए। ये वही भवन था जो कुछ घंटों पहले तक सुरक्षा कर्मियों और अंगरक्षकों की कड़ी निगरानी में था। जिस भवन की हर चीज पर पहरा रहता था वो शनिवार की दोपहर आम लोगों के हाथों में थी। बताया जा रहा है कि शनिवार देर रात प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे के निजी आवास को प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। पीएम का यह निजी आवास कोलंबो 7 इलाके में है। ये शहर के सबसे हाई प्रोफाइल पॉश इलाकों में से एक है। बताया गया कि रनिल विक्रमसिंघे, उनकी पत्नी और बच्चे शुक्रवार शाम तक इसी घर में मौजूद थे, लेकिन शाम के बाद उनके परिवार और स्टाफ के सदस्यों को एक सुरक्षित जगह ले जाया गया। करीब जाकर देखने पर घर के अंदर एक BMW कार और कुछ अन्य वाहन दिखाई दे रहे थे। इन वाहनों को भी प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। घर पूरी तरह से जलकर खाक हो गया और अंदर का सामान भी राख हो गया। श्रीलंका में प्रदर्शन में शामिल बहुत से लोगों का कहना है कि शनिवार को जो हुआ वो श्रीलंका में एक नए युग की शुरुआत है। शनिवार को जो हुआ वो भले ही ऐतिहासिक है, लेकिन लोगों में नाराजगी पिछले कई महीनों से थी। इससे पहले अप्रैल में भी प्रदर्शन हिंसक हो गए थे और फिर आपातकाल लगा दिया गया था। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग यह है कि राष्ट्रपति इस्तीफा दें। हालांकि अप्रैल महीने में तब के पीएम महिंद्रा राजपक्षे ने इस्तीफा दे दिया था और उनके बाद रनिल विक्रमसिंघे पीएम पद पर आए थे। लेकिन कल के घटनाक्रम के बाद देर शाम उन्होंने भी घोषणा कर दी कि वे इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ट्वीट करके बताया कि हम सर्वदलीय पार्टी बनाने जा रहे हैं ताकि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इसके लिए यह फैसला लिया गया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के खिलाफ लोगों का गुस्सा उफान पर है। लगभग 2.25 करोड़ की आबादी वाला यह देश 1948 में आजादी मिलने के बाद के अपने अब तक के सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है। खाने के जरूरी सामान और ईंधन की भारी किल्लत की वजह से करीब 1 महीने से लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान उनकी पुलिस से झड़पें भी हो रही हैं। महिंद्रा राजपक्षे के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद उनके समर्थकों की प्रदर्शनकारियों के साथ भी झड़प हुई थी, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई और 200 से अधिक लोग घायल हुए थे। सरकार पेट्रोल, डीजल समेत दूसरे जरूरी सामान भी आयात नहीं कर पा रही है क्योंकि उसका विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो गया है। लोगों को घंटों की बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। 13 घंटे तक वो बिना बिजली के रह रहे हैं। मध्यम वर्ग और गरीब लोग खाने के सामान की कमी और उनकी भारी कीमतों के कारण संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ की मुद्रा भी पूरी तरह गिर चुकी है। हालांकि राहत के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ बातचीत शुरू हो गई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर श्रीलंका ऐसी स्थिति में पहुंचा कैसे। श्रीलंका के इस हालात में पहुंचने को लेकर काफी बहस हो रही है। कुछ का कहना है कि सरकार के आर्थिक मिसमैनेजमेंट के कारण अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा है। चालू खाते में घाटे के साथ ही बजट में भी कमी हुई है। 2019 के एशियन डेवलपमेंट बैंक के वर्किंग पेपर्स में कहा गया है कि श्रीलंका दोगुने घाटे वाली अर्थव्यवस्था है। यह संकेत देता है कि देश का राष्ट्रीय खर्च उसकी आय से ज्यादा है। साथ ही व्यापार से जुड़ी सेवाओं और वस्तुओं का उत्पादन अपर्याप्त है। लेकिन हालिया संकट करों में कटौती के कारण भी बढ़ा है, जिसका वादा राजपक्षे ने 2019 के चुनावी अभियान में किया था। ऐसा कोविड-19 महामारी के कुछ महीनों पहले ही हुआ था, जिसने यहाँ की अर्थव्यवस्था को और ज्यादा धराशायी कर दिया। महामारी के कारण पर्यटन उद्योग को भी भारी नुकसान पहुंचा। यही पर्यटन उद्योग यहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है। साथ ही रेमिनेंट में भी कमी आई। रेमिनेंट यानी वो नागरिक जो विदेशों से पैसा भेजते हैं। इसके बाद क्रेडिट एजेंसियों ने भी श्रीलंका की रेटिंग घटा दी और उसे अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार से बाहर कर दिया। इन्हीं सब चीजों का प्रभाव श्रीलंका के लोन मैनेजमेंट पर पड़ा।
जो उन बाजारों पर भी निर्भर था। उसका विदेशी मुद्रा भंडार 2 साल में 70% तक गिर गया। अर्थव्यवस्था के ताबूत में आखिरी कील सरकार के एक और फैसले ने ठोक दी। सरकार ने 2021 में सभी केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स पर प्रतिबंध लगा दिया। इस फैसले को बाद में पलट दिया गया था। इससे देश का कृषि क्षेत्र प्रभावित हुआ और सबसे जरूरी माने जाने वाली चावल की फसल में गिरावट आ गई। जनता की बुनियादी जरूरतें पूरी करने में सरकार असफल हो गई है। पेट्रोल डीजल से लेकर दूध और दूसरी खाद्य सामग्रियां इतनी महंगी हो गई हैं कि लोग खरीद नहीं पा रहे हैं। कभी पर्यटन के लिए दुनिया भर में मशहूर यह आइलैंड देश आर्थिक तौर पर तबाह हो चुका है। हालात इतने बुरे हैं कि आजादी के बाद इस देश ने ऐसे हालात कभी नहीं देखे हैं। इन सब के चलते एक बार फिर श्रीलंका गृह युद्ध के मुहाने पर खड़ा हो गया है। चीन से नजदीकी भारी पड़ी। श्रीलंका को चीन की नजदीकी भारी पड़ी है। चीन की रणनीति ऐसी है कि जिस देश में उसने अपने निवेश बढ़ाए हैं वहां राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता तेजी से बढ़ती है। श्रीलंका और पाकिस्तान इसके बड़े उदाहरण हैं। धीरे धीरे पाकिस्तान भी उसी स्थिति की ओर बढ़ रहा है जैसी स्थिति वर्तमान में श्रीलंका की है। फिलहाल श्रीलंका के पास $2.31 अरब बचे हैं। विदेशी मुद्रा के रूप में सिर्फ 17,500 करोड़ रुपए ही श्रीलंका के पास बचे हैं। श्रीलंका कच्चे तेल और अन्य चीजों के आयात पर एक साल में लगभग 91,000 करोड़ रुपए खर्च करता है। यानी खर्च 91,000 करोड़ रुपए का है, लेकिन श्रीलंका के पास सिर्फ 17,500 करोड़ रुपए ही बचे हैं। श्रीलंका का संकट अभी भी टलता हुआ नजर नहीं आ रहा। श्रीलंका भारत से संबंध सुधारने की कोशिशों में जुटा है तो चीन ने खराब हालत में किनारा कर लिया है। श्रीलंका में यह स्थिति कब तक बनी रहेगी, इस संबंध में जानकार भी असमंजस की स्थिति में है।